हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट 4 न्यूज़ बताने वाला हूं। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, फ्रांस की गवर्नमेंट कैसे गिर गई, नेपाल में गवर्नमेंट का तख्ता पलट कैसे हो गया, केपी ओली को क्यों देना पड़ा इस्तीफा, नेपाल में क्या चल रहा है वो पूरी जानकारी डिटेल में बताऊंगा। सियाचिन में हमारे 3 इंडियन सोल्जर्स क्यों मारे गए हैं, तो ये सारी न्यूज़ आपको मिलेगी। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दे। बेल आइकन को भी दबा ले जिससे आपको मेरी वीडियो हमेशा टाइम पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, कल रात एक बड़ी खबर आई जो इंडिया के लिए गेम चेंजर है। जगदीप धनखड़ ने हेल्थ की वजह से जुलाई 21, 2025 को रिजाइन कर दिया। तो अब एनडीए के सीपी राधाकृष्णन न्यू वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं 452 वोट से। ऑपोजिशंस के बीच सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले। ये इलेक्शन 9 सितंबर को हुआ। 781 एमपीज में से 552 वैलिड वोट्स से और क्रॉस वोटिंग के एनडीए को 152 मार्जिन दिया, मतलब क्रॉस वोटिंग्स भी हुई है। जो महागठबंधन के लोग थे वो एनडीए को वोट देके चले गए हैं। तो राधाकृष्ण तमिलनाडु से हैं, आरएसएस रूट्स वाले हैं और महाराष्ट्र गवर्नर थे। अब राज्यसभा चेयरमैन बनेंगे जो बिल पास करेंगे। तो क्या रोल रहेगा इनका, कैसे ये बिल को पास करेंगे, ये देखना आगे हमको पड़ेगा। रेड्डी तेलंगाना के एक्स सुप्रीम कोर्ट जज हैं। आइडियोलॉजिकली बैटल था ये दोनों का। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्रॉस वोटिंग किसने किया होगा, किस ग्रुप ने किया होगा, कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइए। सेकंड न्यूज़ की बात करूँ दोस्तों, कल रात एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई। जैसे आप नेपाल का सुन रहे हैं उसी तरीके से फ्रांस में एक बड़ा हंगामा हो गया है। प्रेसिडेंट मैक्रोन की गवर्नमेंट गिर गई है। अब प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। ये इंडिया के लिए क्यों गेम चेंजर है, क्योंकि फ्रांस हमारा की डिफेंस पार्टनर है। राफेल जेट्स, न्यूक्लियर डील्स, अगर वहाँ इनस्टेबिलिटी हुई तो हमारी सिक्योरिटी पे भी असर पड़ सकता है। तो थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। फ्रांकोरिस बायरो को गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस वोट से गिर गया है। रीजन 44 बिलियन पाउंड बजट कट्स टू कंट्रोल डेप्ट, मतलब डेप्ट को कंट्रोल करने के लिए बजट को कट कर दिया था जो 140% जीडीपी का होता है। अब मैक्रोन को जल्दी न्यू पीएम चुनना पड़ेगा। नाम जैसे आ रहे हैं कई, येल ब्रॉन, पिवेट्स, ये सेबस्टियन लुकोर्नू, ये सब नाम चल रहे हैं, पर पार्लियामेंट अभी हैंग है। 3 फ्रैक्शंस, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, कोई भी मेजोरिटी नहीं है। मैरीन ली पेन फ्रेश इलेक्शन मान रहे हैं पर मैक्रोन इसको अभी रिजेक्ट कर रहे हैं। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट, फ्रांस हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई है इंडो पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट। अगर मैक्रोन वीक हुए तो डिफेंस डील स्लो हो सकती है। राफेल के अलावा सबमरीन्स और टेक ट्रांसफर पे भी असर हो सकता है। प्लस यूरोपियन यूनियन में फ्रांस लीडर है। इनस्टेबिलिटी से ग्लोबल ट्रेड में प्रेशर भी पड़ सकता है, इंडिया का एक्सपोर्ट्स भी अफेक्ट कर सकता है। दूसरा, वेंसडे को ब्लॉगर्स टूर प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गया था। 80,000 पुलिस डिप्लॉय किए गए हैं एंड 1 लाख लोग इसमें आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। यूनियंस नेक्स्ट वीक स्ट्राइक करेंगे अगेंस्ट ऑस्टेरिटी। इंटीरियर मिनिस्टर ब्यूनो ने रेडिकल लेफ्ट को ब्लेम किया है, इंसेक्शनिस्ट मूड बोला है। सितंबर में वायलेंस थोड़े से बढ़ गए थे। ये यूरोप की इनस्टेबिलिटी को दिखा रहा है जो हमारे एनआरआईस और इन्वेस्टमेंट पे भी हिट कर सकता है। फ्रांस में इंडियन डायस्पोरा बढ़ रहा है, प्रोटेस्ट से थोड़ा सेफ्टी इशू भी हो सकते हैं। पेरिस में 9 मॉस्क्यू के बाहर पिग हेड्स मिले हैं। पुलिस चीफ बोल रहे हैं फॉरेन इंटरफियरेंस का इसमें लिंक दिख रहा है। पास्ट इंसिडेंट भी इन्हीं जैसे कई हो चुके हैं। ये इस्लामोफोबिया को थोड़ा बढ़ा सकता है, ग्लोबल टेंशन भी दे सकता है। फ्यूचर की बात करूं तो अगर पिच फ्राइडे को रेटिंग डाउनग्रेड करेगा और बोरोइंग को थोड़ा सा कॉस्टली कर देगा तो फ्रांस इकोनॉमी डाउन हो सकती है। इंडिया के साथ डील थोड़ा डिले हो सकती है। मैक्रोन टेक्नोक्रेट पीएम लाए तो स्टेबिलिटी होगी, वरना इलेक्शन से फार राइट्स राइज हो सकता है। नाटो थोड़ा सा वीक हो सकता है जो रसिया के अगेंस्ट हेल्पफुल नहीं है इंडिया के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया को फ्रांस से डिस्टेंस बनाना चाहिए या थोड़े क्लोजर टाइज रखने चाहिए? तो दोस्तों, एक नई न्यूज़, बहुत ही अहम न्यूज़, पूरे दिन ये 2 दिन से न्यूज़ चल रही है टेलीविज़न पे। तो दोस्तों, नेपाल में बहुत ही बड़ा धमाका चल रहा है। जेनजी प्रोटेस्ट इसको बोला जा रहा है। ये इतनी तेज़ी से हुआ कि 2 दिन में ही गवर्नमेंट गिर गई। केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। आर्मी ने अपनी सिक्योरिटी चार्ज ले ली है और इंडिया के बॉर्डर पे भी अलर्ट है। तो क्या है ये बवाल, थोड़ा सा इसको देखेंगे। दोस्तों, नेपाल में जेएनजी प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरे दिन भी फुल ऑन है। कॉलेज के स्टूडेंट ने स्ट्रीट्स पर उतरकर एंटी करप्शन और अकाउंटेबिलिटी मांगी है। पीएम ओली को केपी चोर बोलकर रेजिग्नेशन की डिमांड की थी। सोशल मीडिया बैन लिफ्ट होने के बाद भी वायलेंस प्रोटेस्टर्स ने कम्युनिकेटर मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गोरंग का घर तक जला दिया, ललितपुर में जो था। पुलिस ने वाटर कैनन, टीजर गैस यूज किए और फायरिंग भी की। 18th डेट 250 इंजर्ड एंड काठमांडू के कलंकी, बनेश्वर और ललितपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है। पीएम ओली ने कहा ये अनप्लीजेंट सिचुएशन है और एक कम्युनिटी
बनाएंगे 15 दिन में रिपोर्ट के लिए। अब आर्मी ने स्टेटमेंट दिया है। कुछ ग्रुप्स एडवांटेज ले रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं। आर्मी ने पब्लिक से कॉर्पोरेशन की मांग की है, नहीं तो बोला है कि वायलेंस करोगे तो हम अपना फुल फोर्स यूज करेंगे। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया नेपाल बॉर्डर पे अलर्ट है, एसएसबी डिप्लॉयमेंट मॉनिटर कर रही है। वायलेंस स्पिल ओवर से बचने के लिए यूपी पुलिस ने एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वाइलेंस बढ़ा दी है। एडीजी अमिताभ यस ने कहा है सोशल मीडिया पे नेपाल रिलेटेड कंटेंट चेक करे जा रहे हैं, एक्शन लेंगे अगर कोई गलत कंटेंट मिला तो। यूएस एम्बेसी ने भी कंसुलर अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर दिया है 2 वीक्स के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, नेपाल का ये प्रोटेस्ट इंडिया की इकोनॉमी या सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा? अपनी राय कमेंट पे जरूर बताइए। देखिए जिस तरीके का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, सेम प्रोटेस्ट बांग्लादेश पे भी हुआ था। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि इसमें सोशल मीडिया ऐप्स जो है वो बैन करी थी गवर्नमेंट ने। जो नेपाल की गवर्नमेंट है उसने 28 सोशल मीडिया ऐप्स जो अमेरिका की थी उनको बैन करी थी, क्योंकि उन्होंने उन ऐप को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोला था नेपाल में, लेकिन अमेरिका की जो ऐप्स जितनी भी थी उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, इस कारण उनको बैन होना पड़ा था। जैसे ये बैन की खबर निकल के आई, ये प्रोटेस्ट जो अंदर ही अंदर चल रहा था एक बड़े प्रोटेस्ट में चेंज हो गया। और जिस तरीके से बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, सेम उसी तरीके से नेपाल में भी यहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो सेम एजेंडा दिख रहा है बांग्लादेश एंड नेपाल दोनों का, उसमें अमेरिका का नाम आना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सेम प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुआ, यंगस्टर बाहर आए जो स्टूडेंट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और पूरे गवर्नमेंट को चेंज कर दिया। सेम उसी टाइप का सेम प्रोटेस्ट यहाँ भी हुआ है और एकदम से 2 दिन के अंदर ही सारी चीज़ें चेंज हो गई। ये एक बहाना था सोशल मीडिया का, लेकिन करना इनको बहुत पहले से था। ये छोटे मोटे तौर पे अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था जो बड़े प्रोटेस्ट में चेंज हो गया। अब आर्मी ने अपने हाथ पे ले लिया, गवर्नमेंट ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है और यहाँ जो पिछले पीएम थे उनकी पत्नी को घर के साथ ही जला दिया गया। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कोई ये छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। एक गवर्नमेंट अगर गिर जाती है तो ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं गिराएगा। तुर्की में भी सेम ऐसा होने वाला था, तुर्की भी सोशल मीडिया बैन कर रहा था, लेकिन उसको एहसास हो गया और तुरंत उसने बैन को हटा दिया। तो वहाँ पे भी अगर बैन लग जाता तो हो सकता हमको 2-4 दिन पहले की बात है, वहाँ पे भी हमको ऐसा देखने मिल जाता। तो भाई ये अमेरिका बहुत खतरनाक दिखता है। आगे बात करेंगे 4th न्यूज़ की। एक बड़ी ट्रेजेडी हुई है जो हर इंडियंस के दिल को छू लेगी। सियाचिन के बेस कैंप पे 12,000 फीट की ऊंचाई पे एवलांचे आया और 3 ब्रेव जवान शहीद हो गए। इनमें से 2 अग्निवीर थे। ये न्यूज़ सुन के थोड़ा सा दिल तो दुखता है। ये सितंबर 7, 2025 को हुआ है, जहां बर्फ के नीचे दबने से उनकी जान चली गई। आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन तीनों को अभी तक नहीं ढूंढ सके हैं। सियाचिन जहां -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गिर जाता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1984 से डिस्प्यूटेड चल रहा है। आप सोचो, ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं, जियोपॉलिटिकल्स गेम का हिस्सा भी है। यहाँ इंडिया 3000 प्लस सोल्जर डिप्लॉय करता है तो पाक के इनकर्शंस रोकने के लिए। अग्निपथ स्कीम के अंडर यंग्स अग्निवीर्स को इतने टफ कंडीशन में ट्रेन करना, क्या ये सेफ है? आपको क्या लगता है दोस्तों? अग्निपथ को इम्प्रूव करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। सियाचिन के बारे में बात करूँ तो सियाचिन क्या है? ये ग्लेशियर लद्दाख में है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट जहां से इंडिया, पाक और चाइना को मॉनिटर कर सकता है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत से इंडिया कंट्रोल करता आया इसको, लेकिन हर साल 100 प्लस सोल्जर्स एक्सट्रीम वेदर से मारे जाते हैं। वॉर से नहीं, इस वेदर से मारे जाते हैं। इंडिया ने यहाँ सोलर पावर और बेटर गियर लगाए हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से एवलांचे बढ़ जाता है। इंडिया को ड्रोन सर्वाइलेंस और एआई वेदर प्रोटेक्शन को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे इंडिया की सिक्योरिटी अफेक्ट हो रही है और फ़ायदा पाकिस्तान और चाइना उठा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरी न्यूज़ जितनी भी बताया अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आप फेसबुक और इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।